हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। सीपीयू शेड्यूलिंग एक टेक्निक होती है जिसमें हम अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक के थ्रू। लास्ट वीडियो में हम एफसीएफएस और एसजेएफ के प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज थर्ड एल्गोरिथम हम डिस्कस करते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जस्ट सेम एज इट इज़ होता है एसजेएफ के प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप ही। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के भी दो टाइप होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, जिसको हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग गैंट चार्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करेंगे। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में एक एडिशनल थिंग दी रहती है जो डिफाइन रहती है हमारी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में जब हम गैंट चार्ट क्रिएट करेंगे या जब बनाएंगे तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जिस भी इंडिविजुअल प्रोसेस की हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही हम गैंट चार्ट क्रिएट करते हैं। इसके बाद जो फोर्थ आता है हमारा राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन पॉलिसी या राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में हम क्या देखते हैं कि इसमें एक एडिशनल थिंग दी रहती है, टाइम क्वांटा। यदि हमारे पास टाइम क्वांटा की दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, तो हम उस टाइम क्वांटा के अकॉर्डिंग ही अपना गैंट चार्ट क्रिएट करेंगे। यदि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस है 4 और 4 का अपना एक इंडिविजुअल बर्स्ट टाइम है, तो बर्स्ट टाइम में जो भी हमारा इंडिविजुअल टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग हम गैंट चार्ट क्रिएट ना करके जो हमको गिवन है टाइम क्वांटा उसके अकॉर्डिंग हम गैंट चार्ट को क्रिएट करते हैं। इसका हम एग्जाम्पल में अभी देखते हैं। और राउंड रॉबिन पॉलिसी में जो भी हमको यूनिट्स दी रहेंगी वो मिली सेकेंड के फॉर्म में दी रहेंगी। इसका हम वीडियो देखते हैं। यहाँ पर देखिए राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में 4 प्रोसेस दी हुई हैं, P1, P2, P3, P4। उनका एक इंडिविजुअल बर्स्ट टाइम दिया हुआ है, P1 का 53, P2 17, P3 68, P4 24। टाइम क्वांटा हमारे पास गिवन है 20। मीन्स एट अ सेम टाइम सारी प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कराएंगे बस, बट कंडीशन इज़ दैट कि 20 टाइम्स ही हम बर्स्ट टाइम को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम P1 प्रोसेस के लिए जब हम गैंट चार्ट क्रिएट करेंगे तो हम P1 प्रोसेस को यूज़ किए। इनिशियल मोड हमारा इनिशियल कंडीशन पे इनिशियल टाइम हो गया 0 P1 के लिए। हमारे पास टाइम क्वांटा गिवन है 20, मीन्स टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं हम 20 टाइम्स ही आगे जाएंगे। तो P1 का हम एंडिंग करेंगे 20 पे। 53 में से 20 हम सब्ट्रैक्ट किए, हमारे पास जो भी बचा रिमेनिंग में हमने रिमाइंडर में डाल के उसको साइड में रख दिया। अब हम P2 प्रोसेस जब हम यूज़ करेंगे तो P2 का बस टाइम है 17, बस हमारे पास टाइम क्वांटा की लिमिट है 20। मीन्स 20 हम यूज़ कर सकते थे बट P2 का बस टाइम है 17, तो 17 पूरा पूरा यूज़ हो जाएगा। 20 में 17 हम ऐड किए तो वो हो गया 37। उसके बाद जब हम P3 प्रोसेस को यूज़ करेंगे तो P3 प्रोसेस में 68 हम पूरा यूज़ ना करके 20 यूज़ करेंगे। 20 यूज़ किए तो 68 में से 20 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचा 48। 48 हम रिमाइंडर में डाल के रख देंगे और नीचे गैंट चार्ट में हम 37 में 20 को ऐड किए तो हमारा हो गया 57। ऐसा करते हुए हम गैंट चार्ट को कंटिन्यू करेंगे और ये गैंट चार्ट तब तक कंटिन्यू होगा जब तक सारी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम यूज़ ना हो जाए। बट कंडीशन इज दैट कि हम एक टाइम पे टाइम क्वांटा की लिमिट 20 रखे हैं तो 20 ही यूज़ हो। उसके अकॉर्डिंग हम गैंट चार्ट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम हर एक प्रोसेस का इंडिविजुअल वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो ये थी हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम क्राइटेरियाज। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, प्रायोरिटी प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव और लास्ट होता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। यदि इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे डाउट क्लियर कीजिएगा। और इनके न्यूमेरिकल नेट पे अवेलेबल हैं, बुक्स पे अवेलेबल हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे आए हुए हैं, वो आप सॉल्व कीजिए और मुझे असाइनमेंट के फॉर्म में सबमिट कीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये 4 एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा 2 एल्गोरिथम और होते हैं, वो होता है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, जिसमें मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग जनरली यूज़ नहीं होता। ये हमारे 5 टाइप की स्टेप्स पे वर्क करता है। इसमें हम लोएस्ट प्रायोरिटी से हाईएस्ट प्रायोरिटी के फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले स्टूडेंट प्रोसेस आती है, देन बैच प्रोसेस आता है, इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस आती है,
इनएक्टिव प्रोसेस आती है और सिस्टम प्रोसेसेस आती हैं। तो ये बेसिकली आपके कोर्स में नहीं है, बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग भी एक टाइप होता है सीपीयू शेड्यूलिंग का। इसके बाद मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग आता है। मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग में क्या करते हैं, हम लोड शेयरिंग करते हैं। हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को, लोड शेयरिंग मीन्स अपना लोड शेयर कर सकते हैं वर्क के फॉर्म में। एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग होता है, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग होता है। एसिमेट्रिक में क्या करते हैं हम, वन प्रोसेसर एक्सेस करता है हमारा सिस्टम को, सिस्टम की डेटा को, और डेटा को शेयर करता है। बट सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, सेल्फ शेड्यूलिंग मोड पे चलते हैं और हमारा इंडिविजुअल प्रोसेस अपना अपना एक प्रॉपर आउटपुट हमको देता है। तो ये दो जो टाइप्स थे, मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग और मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, ये बेसिकली सीपीयू शेड्यूलिंग में अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं। आपको केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एफसीएफएस, एसजेएफ, प्रायोरिटी और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और इसका ही डिटेल थ्योरी में डिस्कस करना है। ठीक है, तो यदि आपको इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे थ्योरी क्लास में इसको अपने डाउट्स के फॉर्म में क्लियर कीजिएगा। थैंक यू।